नमस्कार और स्वागत है। आज 27 दिसंबर 2025 को हम एक ऐसी प्रक्रिया की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सब के लिए हर दिन होती है। हर पल होती है। हाँ, हर पल। लेकिन हम शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। हम बात कर रहे हैं मानव पाचन तंत्र की। बिल्कुल। हमारे पास जीव विज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं जो इस पूरी यात्रा का एक नक्शा तैयार करते हैं। हाँ, मुंह से शुरू होकर पेट और आंतों के उस जटिल रास्ते से गुजरते हुए। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या होता है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये कैसे और क्यों होता है। भोजन को ऊर्जा में बदलने के पीछे का विज्ञान क्या है, कौन से एंजाइम्स हैं, कौन से अंग हैं जो इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आज हम यही परत दर परत खोलने वाले हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं पहले निवाले से। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पाचन की प्रक्रिया मुंह में ही शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं तो हमेशा सोचता था कि ये सब पेट का काम है। नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। असल में ये एक बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया की शुरुआत है। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। 3 जोड़ी? हाँ, और जो लार बनती है उसमें 99% तो पानी ही होता है, लेकिन वो जो 1% है ना, वही असली जादू करता है। बिल्कुल, उसी में होते हैं एंजाइम। और इसमें एक खास एंजाइम का जिक्र है, टाइलिन, PTALIN। इसका क्या काम है? टाइलिन का काम है स्टार्च को तोड़ना। ये स्टार्च को माल्टोज नाम की एक शुगर में बदल देता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि लगभग 30% स्टार्च का पाचन हमारे मुंह में ही पूरा हो जाता है। वाह, पेट तक पहुंचने से पहले। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर दांतों की भूमिका भी आती है। हाँ, नोट्स में 4 प्रकार के दांतों का उल्लेख है, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये सिर्फ चबाना नहीं है, ये तो भोजन को काटने, फाड़ने और पीसने का एक पूरा संगठित प्रयास है। सही कहा, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। और दांतों की जो सबसे बाहरी परत है, इनेमल, वो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर? हाँ, ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है जो रोज की घिसाई को झेलने के लिए बना है। तो मुंह के बाद भोजन जाता है ग्रसनी, फेरिंक्स और फिर ग्रासनली यानी ओइसोफेगस में। नोट्स में लिखा है कि ग्रासनली लगभग 23 सेंटीमीटर लंबी होती है, लेकिन इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती। तो ये बस एक रास्ता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये भोजन को पेट तक पहुंचाने का एक मस्कुलर पाइप है। असली एक्शन पेट यानी आमाशय में शुरू होता है। और पेट के बारे में यहाँ बहुत कुछ है। नोट्स बताते हैं कि ये प्रोटीन पाचन का मुख्य केंद्र है। बिल्कुल। और यहाँ का वातावरण काफी एसिडिक, अम्लीय होता है। पीएच सिर्फ 1.5 से 1.8। हाँ, ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। और इसकी एक खास वजह है, यहाँ जो जठर रस निकलता है उसमें कई चीजें होती हैं। जैसे कि? एक तो है पेप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। दूसरा है रेनिन, और सबसे जरूरी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। और यही HCl पेप्सिन को सक्रिय करता है ना? बिल्कुल। पेप्सिन अपने आप काम नहीं कर सकता, उसे जगाने के लिए एसिडिक माहौल चाहिए। मेरा एक सवाल है, इतना एसिड हमारे पेट को ही नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? वो खुद को क्यों नहीं पचा लेता? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब है म्यूकस या श्लेष्मा। म्यूकस? हाँ, ये पेट की अंदरूनी परत पर एक सुरक्षा कवच बना लेता है, एक मोटी परत जो उसे एसिड से बचाती है। अच्छा, तो एक शील्ड की तरह? एक तरह से, हाँ। पेट में भोजन एक लुगदी जैसे पदार्थ में बदल जाता है जिसे काइम कहते हैं। काइम, ठीक है। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां मुझे लगता है असल में बहुत कुछ होता है, छोटी आंत। सही कहा। नोट्स के मुताबिक इसकी लंबाई लगभग 22 फीट होती है। ये 7 मीटर, ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और यहीं पर पाचन और अवशोषण का ज्यादातर काम होता है। ये नाम की ही छोटी आंत है। और इसमें 3 तरह के रस आकर मिलते हैं। हाँ, 3 अलग-अलग जगहों से, पित्त रस, अग्नाशयी रस और आंत्रीय रस। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पित्त रस, बाइल जूस, जो यकृत यानी लिवर से आता है, उसका क्या काम है? पित्त रस का काम बहुत दिलचस्प है। ये वसा यानी फैट की बड़ी बूंदों को छोटी-छोटी बूंदों में तोड़ता है। अच्छा, जैसे साबुन तेल को तोड़ता है? बिल्कुल सही उदाहरण है। इसी प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इससे वसा का पाचन बहुत आसान हो जाता है। तो ये सीधे पचाता नहीं बल्कि पाचन के लिए तैयार करता है। हाँ, और ये वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K
इनके अवशोषण में भी मदद करता है। ठीक है। और अग्नाशय रस, नोट्स में इसे पूर्ण पाचक रस कहा गया है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। मतलब ये एक ऑलराउंडर है। काइमोट्रिप्सिन होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और लाइपेज होता है जो वसा को। तो ये हर मोर्चे पर काम करता है। सही। और फिर आता है आंतरीय रस जो पाचन प्रक्रिया को अंतिम रूप देता है। फाइनल टच। हाँ, जैसे इसमें एक इरिप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है, जो कि प्रोटीन का सबसे सरल रूप है। मतलब वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन्हें हमारा शरीर इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। पोषक तत्वों के टूटने की ये अंतिम प्रक्रिया यहीं पूरी होती है, जिसके बाद उनका अवशोषण शुरू होता है। इसीलिए शायद पाचन में सबसे ज्यादा समय छोटी आंत में ही लगता है। हाँ, इसीलिए इसकी लंबाई भी इतनी ज्यादा है। हमने रसों की बात की, लेकिन उन ग्रंथियों की बात करना भी जरूरी है। नोट्स में यकृत, लिवर को शरीर की रासायनिक फैक्ट्री कहा गया है। केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। ये एक बहुत बड़ा दावा लगता है। और ये सच भी है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये पित्त बनाने के अलावा और भी बहुत कुछ करती है। जैसे ये अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करती है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। मतलब एनर्जी को स्टोर करना। हाँ, और जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है तो ये उसी ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देता है। इसे ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। तो ये एक तरह का एनर्जी बैंक है। बिल्कुल सही। और यह अमोनिया जैसे जहरीले पदार्थ को यूरिया में भी बदलता है। ये क्या प्रक्रिया है? जब प्रोटीन टूटता है तो अमोनिया बनता है जो हमारे लिए बहुत जहरीला है। अच्छा। लिवर उसे कम हानिकारक यूरिया में बदल देता है, जिसे बाद में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर की तरह भी काम करता है। वाह। और दूसरा महत्वपूर्ण अंग है अग्नाशय, पैंक्रियाज। नोट्स के अनुसार ये एक मिश्रित ग्रंथि है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये दोहरी भूमिका निभाती है। एक तरफ ये पाचक रस बनाती है जिसे हम एक्सोक्रिन फंक्शन कहते हैं, जिसकी मैंने अभी बात की। हाँ, और दूसरी तरफ ये हार्मोन भी बनाती है जो सीधे खून में जाते हैं। ये इसका एंडोक्रिन फंक्शन है। और वो हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। सही। अग्नाशय में मौजूद लैंगरहैंस की द्वीप की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं और अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन। और ये दोनों मिलकर रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करते हैं, है ना? बिल्कुल। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करके एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाए रखते हैं। और नोट्स में ये भी उल्लेख है कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मिलिटस नामक बीमारी होती है। हाँ, जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तब। ठीक है। तो छोटी आंत के बाद भोजन का बचा हुआ हिस्सा बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। यहाँ क्या होता है? बड़ी आंत का मुख्य काम है रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग? हाँ, एक तरह से इसका मुख्य काम अपचित भोजन से पानी और कुछ खनिजों को वापस सोखना है। यहाँ कोई महत्वपूर्ण पाचन नहीं होता। तो ये बस पानी और मिनरल्स को बचाता है। हाँ, और बचे हुए अपशिष्ट को ठोस रूप देता है। नोट्स में अंत में पाचन प्रक्रिया के सभी चरणों का सारांश दिया गया है। अंतर्ग्रहण, प्रचालन, पाचन, इंजेस्शन, प्रोपल्शन, डाइजेशन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया को एक क्रम में रखता है। और ये दिखाता है कि भोजन को ऊर्जा में बदलना एक बहुचरणीय और कितनी समन्वित प्रक्रिया है। हर चरण का अपना महत्व है और हर अंग की अपनी एक विशिष्ट भूमिका। तो एक साधारण भोजन भी हमारे शरीर के अंदर एक अविश्वसनीय और जटिल यात्रा से गुजरता है। ये वाकई एक ऐसी रासायनिक फैक्ट्री है जो बिना रुके काम करती है। इन नोट से जो एक बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो है विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। हर एंजाइम का एक खास काम है, हर अंग का एक निश्चित उद्देश्य। ये एक बेहद कुशल प्रणाली है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। और श्रोताओं के लिए आज का विचारणीय प्रश्न भी इसी संतुलन से जुड़ा है। हमने देखा कि कैसे अग्नाशय इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन बनाकर हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे शरीर के ग्रंथि में होने वाली एक सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रिया का हमारे समग्र स्वास्थ्य, हमारी ऊर्जा के स्तर, हमारे मूड और यहाँ तक कि हमारी उम्र पर भी इतना गहरा प्रभाव कैसे पड़ सकता है। ये संतुलन कितना नाजुक और कितना महत्वपूर्ण है। और हम अपनी जीवन शैली से, अपने खान पान से इसे हर रोज कैसे प्रभावित करते हैं।